हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आपका? बेटा आज इस वीडियो में हम सीए इंटर कैपिटल गेन का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्लम सेल 50 बी, जिसको आप स्कैनर में भी चेक कर सकते हैं कि काफी बार आता है, उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए भाई पहले थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं। स्लम सेल, सर स्लम सेल का मतलब ये होता है कि आपने बिजनेस की एक अंडरटेकिंग लमसम कंसिडरेशन के लिए बेच दी है। जैसे आप मल्टी बिजनेस कंसर्न है, मान लो आप फार्मा में भी हैं, एफएमसीजी में भी है, आईटी में भी हैं। अब आपसे मान लीजिए फार्मा का बिजनेस समझ नहीं रहा, समझ नहीं पा रहा आपसे, तो आपने वो पूरा बिजनेस बेच दिया, एसेट भी और लायबिलिटी भी। अब जमीन कितने की है, मशीन कितने की है, ये नहीं पता। जैसे मलगा मशीन में बेचते ना बेटा चैप्टर में, वैसे कि 200 करोड़ में पूरा बिजनेस बेच दिया। अब ऐसे में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? क्योंकि एसेट्स भी चले गए, लायबिलिटी भी चले गए, वैल्यू एक एक चीज को असाइन हुई नहीं है। तो उसका इलाज है भाई 50 बी के पास। 50 बी के पास आज हम पहुंचे हैं देखने की स्लम सेल में जो कैपिटल गेन है वो कैसे कंप्यूट करेगा। आओ पढ़ना शुरू करते हैं। स्लम सेल का पहले मीनिंग आ रहा है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स, डिवीजन, सेगमेंट, अंडरटेकिंग कुछ भी बोल सकते हैं, बाय एनी मीन्स फॉर अ लम सम कंसिडरेशन। पैसा एग्रीगेट लिया आपने, एक एक चीज का कितना पैसा है ये नहीं पता, 200 करोड़ में मान लो बिजनेस बेच दिया, विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन टू इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी। पर्टिकुलर एसेट, लैंड कितने की बेची पता नहीं, मशीन कितने की पता नहीं, स्टॉक डेटर कितने के पता नहीं। ये पता है इस बिजनेस के सारे एसेट और लायबिलिटी नेट मैंने 200 करोड़ में बेच दिए। सर सरकार कैपिटल गेन तो अभी भी लेगी ना, तो स्पेशल तरीका बना देगी कंप्यूट करने का। अब ये तो है नहीं कि तुम एक एक चीज की वैल्यू नहीं बताओगे तो हम टैक्स ना लें, ऐसा नहीं हो सकता। अब अंडरटेकिंग का मतलब समझा रहा हूं। इट इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग डिवीजन, ये आपने पढ़ लेना। ट्रांसफर का मतलब समझा रहा। हम नीचे एक नोट भी दे रहा है, जैसे आजकल आप एआई से डरते हो ना, ऐसी चीज एआई में आपको तंग कर सकती है। आपका हैंग हो जाएगा कि स्लम सेल है कि नहीं। तो अभी तो आपने कंट्रोल किया अपने आप को कि एसेट लायबिलिटी एक लमसम प्राइस पे बेच दिए तो स्लम सेल है। अब देख नीचे क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी फॉर सोल पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी और अदर सिमिलर टैक्सेस और फीस shall not be regarded as assignment of value टू सच इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी। सर क्वेश्चन बना के दिखाओ इनको। जैसे वो कहे जी इस डिवीजन में लैंड भी थी, प्लांट एंड मशीनरी भी थी, फर्नीचर भी था, डेटर भी थे, स्टॉक भी था, ये सब था, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स थे, लोन था, ठीक, ये सब नेट 200 करोड़ में बेच दिया। लैंड कितने की है पता नहीं, प्लांट एंड मशीनरी कितने की बेची पता नहीं, नेट बेच दिया जी 200 करोड़ में। अब एआई यूज करते हैं। एआई कहेगा कि भाई देखो बट इसमें जो लैंड है अब उसका ओनर चेंज होना है। ए लिमिटेड की जमीन थी, ए लिमिटेड ने अपनी ये डिवीजन बी लिमिटेड को बेची है, तो लैंड की ओनरशिप चेंज हो रही है। अब रजिस्ट्रेशन जब लैंड की करवाने जाओगे तो वहाँ रजिस्ट्री की एक वैल्यू होती है जिसे कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कि सरकार को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देते वक्त आपकी स्लम सेल से कुछ लेना देना नहीं है। रजिस्ट्रार ने कहना नहीं भाई इसकी कंपनी से नाम से हट रही है, इधर नाम पे चढ़ रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दो। तो अगर 200 करोड़ में आपने नहीं बताया जमीन कितने की है, पहले पक्की बात, हाँ जी सर एग्रीमेंट में नहीं बताया, अब आप रजिस्ट्रेशन लैंड की कराते हो तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस दे देते हो, अभी भी ये स्लम सेल ही रहेगी। मतलब क्वेश्चन अगर ऐसे कहे कि 200 करोड़ में बेचा पर लैंड की रजिस्ट्री होनी थी और उस वक्त उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 करोड़ थी इस 200 करोड़ में से ना, सेल एग्रीमेंट में स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है। इट इज ओनली अ लीगल फॉर्मेलिटी कि जब रजिस्ट्रेशन करानी है वहां उसकी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी पर्पस के लिए अलग निकाली गई है। इट विल रिमेन स्लम सेल। ध्यान से, इस पे आज तक आईसीए ने टेस्ट नहीं किया कभी भी, अगर यहां से पॉइंट बन गया, ध्यान रखना इसका। अगला सवाल कि अगर हमने अब ऐसे पूरा बिजनेस ही बेच दिया, पूरी डिवीजन ही बेच दी, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे देखेंगे। इसने लिखा है एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम स्लम सेल और वन और मोर अंडरटेकिंग
जो आपने 36 महीने से ज़्यादा रखी है, मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 36 महीने से ज़्यादा है आपके इस बिजनेस का, तो ये कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म वाला। और शेल बी डीम टू बी द इनकम ऑफ द ईयर जिस साल ट्रांसफर हुआ। मतलब कि अगर इस बिजनेस अंडरटेकिंग को आपने 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया था तो लॉन्ग टर्म है, लेस देन दैट तो ये शॉर्ट टर्म है। इंडिविजुअल एसेट्स की एजिंग नहीं देखनी है, बिजनेस अंडरटेकिंग की एज देखनी है, ध्यान रखना इस बात का मुन्ना। देन उसके बाद उसने लिखा है कि अगर प्रॉफिट गेन राइज हुआ और आपको 36 महीने से ज़्यादा नहीं हुए थे फिर ये शॉर्ट टर्म होगा। तो सर 200 करोड़ जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, वैसे तो उसमें भी कहानी है, उसको भी अभी चेक करेंगे, मान लो भी वो है, तो सर इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकलेगा? क्योंकि आपने तो पूरा पैकेज बेचा, एसेट भी दिए हैं, लायबिलिटी भी दिए हैं। सर इसमें नेट वर्थ वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे अकाउंट्स में हम नेट एसेट भी कह देते हैं। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट कहता है नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग या डिवीजन कंप्यूट की जाएगी जिसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट मान लिया जाएगा कैपिटल गेन के लिए। कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा। अब तो खैर इंडेक्सिंग वैसे ही बंद हो गई है, पर यहाँ ठोक के लिखा गया कि जब पहले भी ट्रांसफर किया हो तो स्लम सेल में इंडेक्सिंग का बेनिफिट नहीं मिलता था कभी भी। और बात सर कुछ साल पहले अमेंडमेंट हुई कि लोग स्लम सेल में क्या करते थे कि कंसिडरेशन थोड़ी कम दिखाते थे। माल 200 करोड़ का बेच रहे हैं, पक्के में कहते थे बस 50 करोड़ ही ले लो, व्हाइट में 50 करोड़ ही ले लो, बाकी नोट के नोट भर के दे देना। तो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस ऐसे थ्रो अवे प्राइस पे दिखाए जाते थे कि बेचे हैं। गवर्नमेंट जागी कि ये 200 करोड़ वाले की वैल्यू 50 करोड़ बता रहा है, पर हमें अंदर से पता वैल्यू ज्यादा है। तो आओ फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में FMV1 और FMV2 का कॉन्सेप्ट बना देते हैं। सर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए भाई, यहाँ लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन प्रिस्क्राइब मैनर शेल बी डीम टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये तो हम ना फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैपिटल एसेट की डेट ऑफ ट्रांसफर पे और उसे FBC मानेंगे। सीरियस ना हो ना। अब फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए दो चीजों में विच एवर इज हायर होने वाला है। कहता है जो FMV ऑफ कैपिटल एसेट है वो हायर ऑफ द फॉलोइंग है। पहले FMV1 बीइंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड, मतलब जो चीजें आपने बेची बाय द वे ऑफ स्लम सेल, आप कितने में बेच रहे हैं मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं उसकी क्या देख रहा हूं, फेयर मार्केट वैल्यू। मान लो ये 300 करोड़ है। दूसरी चीज, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो आपको मिला, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, पैसा या कोई एसेट जो आपको मिले, उनकी भी क्या देखनी है, फेयर मार्केट वैल्यू। जे तो पैसा ही मिला है, नोट ही लिया आपने और आप 50 करोड़ दिखा रहे हैं मुन्ना, तो विच एवर इज हायर में सिलेक्ट 300 करोड़ होने वाला है। पर अगर आप कह रहे हैं कि भाई जिसको हमने बेचा उसने 50 करोड़ भी दिए हैं और साथ में जमीन भी दे दी है, तो 50 करोड़ तो ये आए, जमीन कितने की दी है, सर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 20 करोड़ है, दोनों ऐड कर दो 70 करोड़। भाई अभी भी तुम चोर हो, क्योंकि जो तुमने बेचा उसकी वैल्यू ज्यादा है, कितनी है, 300 करोड़। तो FMV1 इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड, कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड। FMV2 इज द फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव्ड। FVC कौन बनेगा इन दोनों में से, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कौन बनेगा, FMV1 FMV2 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। सीए साहब आप पे भी ट्रस्ट किया गया है, हर एसएससी जो स्लम सेल में इन्वॉल्व होगा उसे सीए साहब से रिपोर्ट ला के देनी होगी, तो ये पढ़ लेना। सीए साहब सर्टिफाई करेंगे कि नेटवर्थ ठीक निकाली गई है। सर नेटवर्थ वैसे निकालनी कैसे, सर वहां तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। नेटवर्थ का मतलब देखने लगे। नेटवर्थ का मतलब है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अंडरटेकिंग, मतलब आपकी अंडरटेकिंग के टोटल एसेट जो ट्रांसफर किए गए एज रिड्यूस्ड बाय द लाइबिलिटी, एज रिड्यूस्ड बाय द लाइबिलिटी, मतलब जितने आपने एसेट बेचे उनकी वैल्यू माइनस कर लो लाइबिलिटी की वैल्यू, जिसमें हम अकाउंट्स में कहते हैं नेट एसेट, उसे यहाँ नेटवर्थ कहा जा रहा है। अकाउंट्स में भी हम नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड, नेट एसेट इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब इन्हें पता है कि एसेट की वैल्यू बढ़ा बढ़ा के लिखी जाएगी, लाइबिलिटी की वैल्यू कम लिखी जाएगी ताकि नेटवर्थ ज्यादा आ जाए। नेटवर्थ इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कैपिटल गेन बच जाएगा। ना मुन्ना ये होने नहीं दूंगा मैं। रीवैल्यूएशन अलाउड ही नहीं है। तो अगर आपने कोई पीपी को रीवैल्यू करके लिखा हुआ बैलेंस शीट में, तो रीवैल्यूड अमाउंट पे नहीं वो आएगा, उसकी कॉस्ट पे ही वो आएगा। रीवैल्यूएशन के कारण बदलाव अलाउड नहीं है।
और अगर आप कहते हैं कि हमारा जो एसेट है वो डेप्रिशिएबल है, जैसे प्लांट मशीनरी है, डेप्रिशिएबल एसेट है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है? कहते हैं उसकी वैल्यू ब्लॉक ऑफ एसेट के कॉन्सेप्ट से निकलेगी। यहाँ काफी लेंथी लिखा हुआ है, मैं सारा समझा देता हूँ आपको। ब्लॉक ऑफ एसिड का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उस एसिड को, उस मशीन को एक लौता एसिड ब्लॉक में मान के जितने साल आपके पास वो कंप्लीट किया है उस पे जो डेप्शन रेट है लगा लो। जो 15-15% है, 3 साल पहले से आपके पास पड़ा है, डेप्शन लेस कर लो। पर अगर वो एक एजा कैपिटल एसिड है जिसे हम गुडविल या बिजनेस प्रोफेशन कहते हैं, विच हैज बीन गुडविल और बिजनेस प्रोफेशन which has not been acquired by SSC from previous owner, self generated। सर सेल्फ जनरेटेड का तो आपको दूसरे लेक्चर में बता दिया था कि कॉस्ट नील है। अगर वो ऐसा कैपिटल एसेट है जिसपे आप 35 एडी का बेनिफिट ले चुके हैं, तब भी उसकी कॉस्ट नील है। स्पेसिफाइड बिजनेसेस बेटा 35 एडी। ऑल अदर एसेट जैसे कि स्टॉक, डेटर, सर बुक वैल्यू पे। सर यहाँ एक बहुत अच्छा प्यारा चार्ट दिया हुआ है, इसे भी देखेंगे, फिर उसके बाद अपन ना क्वेश्चन कर लेंगे। इन्होंने बोला कि अगर स्लम सेल हुई है और आपने अंडरटेकिंग 36 महीने से ज़्यादा रखी है, यस है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपको इंडेक्सिंग का बेनिफिट तो मिल नहीं सकता। शॉर्ट नो है तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म नेचर का है। लॉन्ग टर्म का एक फिक्स रेट लगता है 12.5%। नॉर्मल आपकी स्लैब के हिसाब से टैक्स हो जाता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म वाला नॉर्मल का मतलब होता है स्लैब। अब कैपिटल गेन निकलेगा कैसे? सर दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एफवीसी माइनस कॉस्ट। एफवीसी यहाँ दो तरह की, एफएमवी का विच एवरेज हायर करके आएगी। कॉस्ट का मतलब यहाँ नेटवर्थ होगा। नेटवर्थ का मतलब होगा टोटल ऑफ द एसेट माइनस लाइबिलिटी, जिसमें नीचे फिर से देखें, डेप्रिशिएबल एसेट्स में आपको डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी ब्लॉक वाले तरीके से। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और बिजनेस प्रेशन होगा तो नील हो जाएगा। अगर कैपिटल एसेट पे पूरी डिडक्शन पहले ही हो चुकी है तो नील हो जाएगा। एनी अदर स्टॉक्स टू डेटर डूटर, कैश बैंक, बुक वैल्यू। अब सर एक लौता क्वेश्चन में जो कराना है वो सामने है, तो पूरा ध्यान आप दे लें ताकि स्लम सेल का आपका 80% कवरेज इसमें हो जाएगा। 80 में इसलिए कहता हूँ यार, यू हैव टू डू मोर क्वेश्चंस। मिस्टर ए इज अ प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइज, जिसके 2 यूनिट हैं। ही ट्रांसफर ऑन 1/4/25 यूनिट 1 बाय द वे ऑफ स्लम सेल। 25 लाख रुपए कह रहा है आए, वेयर एज फेयर मार्केट वैल्यू इस यूनिट की 30 लाख है। लो सर, FMV1 FMV2 विच एवरेज हायर में 30 लाख सेलेक्ट होगा, क्योंकि भाई साहब कह रहे हैं 25 आए पर फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 30 लाख। यूनिट 1 5/6 में शुरू हुआ था, 2005-6 में शुरू हुआ था, 25-26 में आपने बेचा। सर पक्का लॉन्ग टर्म है। बाकी जी कितने खर्चे हो गए आपके ट्रांसफर में? 28,000 रुपये, इसकी डिडक्शन आपको दिलवा देंगे। अब याद रखना इसका जो बिजनेस है उसमें 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 इन्होंने बेचा, तो ये बैलेंस शीट है जो लाइबिलिटी साइड से तो यूनिट वाइज नहीं है, टोटल में है। एसेट साइड से यूनिट 1 यूनिट 2 करके लिखा हुआ है, टोटल यहाँ है। आपको याद रखना है कि कौन सा यूनिट बेचा। सर यूनिट 1, दिस हैज बीन सोल्ड। इसके एसेट्स का बहुत ध्यान रखना। लाइबिलिटीज में पहले ही सुन लो, रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो लैंड ऑफ द यूनिट 1 के कारण है। मतलब ये लैंड जो आज 12 लाख की दिख रही है, ये 3 लाख रुपए रीवैल्यू करके ऊपर आई है, तो इसकी कॉस्ट आप 9 लाख ही मान सकते हैं। बैंक लोन यूनिट 1 का पूरा नहीं है, 70% है। क्रेडिटर यूनिट 1 के 25% है। सफिशिएंट डाटा एसेट लायबिलिटी की पहचान करने के लिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व कैसे बना था बताया हुआ। कोई इंडिविजुअल वैल्यू किसी एसेट की सेल डीड में नहीं है। इट मींस इट्स अ केस ऑफ स्लम सेल, देयर इज अ लम सम कंसिडरेशन। अदर एसेट ऑफ यूनिट 1 में बोला गया है कि एक पेटेंट भी है जो आपने इस दिन खरीदा था 50,000 का, इसमें से 50,000 का। सर ये थोड़ा पुराना लग रहा है, आज तक डेप्शन भी नहीं लगी है, तो इस पर डेप्शन लगा के आना पड़ेगा। बाकी कहते हैं जो मशीन्स हैं उनकी डब्ल्यूडीवी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही है। तो आओ जी कैपिटल गेन की कंपटीशन में। सबसे पहले FMV1 FMV2 विच एवरेज हायर करके जो 30 लाख हमने शुरू में बोल दिया था वो आ गया। इसके बाद आपकी एक्सपेंस की रिडक्शन फटाफट से हो गई है। अब आपकी आ गई है नेट सेल कंसिडरेशन, अब बची है नेटवर्थ। नेटवर्थ की तरफ चलते हुए, लैंड सर उन्होंने 12 लाख में 3 लाख की रिवैल्यूएशन कर रखी है, लैंड की कॉस्ट 9 ही मानना। अब अगली चीज वहां से देखते चलो, इनको चेक कराते जाओ। सर मशीन है, एक पेज यहाँ और बना लो यार। मशीन है 3 लाख रुपए की, उसने अभी बोला था कि ये मशीन तो डब्ल्यूडीवी पे ही है, तो एज इट इज ही लिख दिया, एज इट इज ही लिख दिया सर। डेटर है सर, डेटर इज अदर एसेट बुक वैल्यू पे ही आएगा, इसका कोई डेप्शन का पंगा नहीं होता है। ठीक है। अब सर एक कलेश है बस, ये जो 1.5 लाख के अदर एसेट पड़े हैं इसमें एक पेटेंट है भाई,
तो ये ऐसे है कि ये 1.5 लाख में दो चीजें हैं। 50,000 का पेटेंट है। पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट प्लस डेप्रिशिएबल। अब ये अदर एसेट जो हैं वो 1 लाख के हैं। इनका क्या क्लेश है, ये क्या चीजें हमें पता नहीं है, तो इन्हें पहले देख लो। ये 1 लाख पे यहाँ लिखे हुए हैं। आगे जी, अब पेटेंट कब खरीदे, आओ डेप्शन चेक कराऊं। सर पेटेंट 1/7/23 को खरीदे हैं, तो पहली डेप्शन इसमें 23-24 की लगाई जाएगी। 180 डेज से ज्यादा यूज हुए लगते हैं, 25% की डेप्शन आप लगा देंगे, 37,500 हो जाएगा। फिर अगला साल है 24-25, क्योंकि आप 25-26 के शुरू में बेच रहे हो, तो 24-25 में आपने जी फिर 25% डेप्शन लगा देनी है। इंटेंजिबल का रेट आपको याद होना चाहिए, नहीं तो पीजीबीपी खोल के मुन्ना रिवाइज कर ले अपने आप। ये वैल्यू आ गई। अब अगर ये 25-26 आपको लग रहा है कि यहाँ शुरू में बेच दिया इसलिए डेप्शन नहीं लगा रहे, और मैं कहता हूँ तो यहाँ 30 सितंबर को बेच, 31 दिसंबर को बेच 25 में, मैं तो भी नहीं लगानी। इनकम टैक्स में डेप्शन अकाउंट्स की तरह रोज रोज नहीं लगती, एंड ऑफ द ईयर लगती है। एंड ऑफ द ईयर तक आपके पास है ही नहीं है, तो 25-26 की डेप्शन कैसे लग जाएगी। समझ रहा भाई, ये भी पॉइंट है। अब इससे पेटेंट की वैल्यू आ गई, पेटेंट की वैल्यू आ गई। अदर एसेट पहले आ चुके थे। क्रेडिटर 25% आने थे, बैंक लोन 70% आना था। दिखाओ भाई इनको फटाफट। ये क्रेडिटर के साथ देखो क्या लिखा हुआ। क्रेडिटर 25% है इस बिजनेस का, बैंक लोन 70% है इस बिजनेस का। लो भाई, नेटवर्थ आ गई आपकी। जिसको पेटेंट्स में और ज्ञान पेलना हो तो यहाँ दिया हुआ है। देन उसके बाद जी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ आ चुका है। सर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, मस्त प्रैक्टिकल होता है स्लम सेल। तो याद रखें जी, आपको कभी भी इसको रिवाइज करना है तो यहाँ आईसीआई का बनाया हुआ चार्ट ही बड़ा सफिशिएंट है। स्लम सेल मतलब कि जब हम एक बिजनेस को बेच देते हैं, बिजनेस अंडरटेकिंग को बेच देते हैं, विदाउट वैल्यू बीइंग असाइंड टू द इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी। हाँ, अगर रजिस्ट्री पर्पस के लिए वहाँ लैंड की वैल्यू कोई अलग बोल भी दी गई है, तब भी वो स्लम सेल ही रहेगी, क्योंकि जो आपका एग्रीमेंट है उसमें लैंड की कोई अलग वैल्यू नहीं, उसमें इकट्ठे ही बेचा है। फिर उसमें देखा जाएगा कि आप 36 महीने से ज्यादा हो गए थे इस बिजनेस को, तो लॉन्ग कह देना, अदरवाइज शॉर्ट। एफवीसी उसमें दो चीजों से आएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड एफएमवी 1, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव एफएमवी 2, सेलेक्ट विच एवर इज हायर। फिर होगी नेटवर्थ, जिसका मतलब होगा एसेट माइनस लाइबिलिटी। किस एसेट का क्या रूल है फटाफट देख लो। डेप्रिशिएबल एसेट डब्ल्यूडीवी मेथड, सेल्फ जनरेटेड निल, 35AD निल। अदर एसेट्स आपका जी बुक वैल्यू। लाइबिलिटी जरा ध्यान से, और एसेट्स में रीवैल्यूएशन हमेशा करके देगा, इग्नोर करनी है, इग्नोर करनी है। रीवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। इसीलिए आप यहां देख सकते हैं कि लैंड बैलेंस शीट में तो 12 लाख की थी, बट स्लम सेल के वक्त हमने रीवैल्यूएशन गेन माइनस कर दिया। डन एंड डस्टेड। करो रिवाइज इसको, और आए और आपको पूरे नंबर दे। डन।